गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्री। आज है 7 मार्च 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की नज़र से देखें तो एक प्रपोज्ड बॉडी आई है न्यूज़ में, अलायंस आई है न्यूज़ में, that India is going to invest around $100 million in the alliance named International Big Cat Alliance और the IBCA। तो कन्वेंशंस हों, अलायंस हों, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाती है। देखा गया है कि यूपीएससी इनको ज़रूर पूछता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये किसके द्वारा प्रपोज़ किया है? इंडिया ने प्रपोज़ किया है इसको। एक मेगा ग्लोबल अलायंस है जिसमें इंडिया की लीडरशिप के अंडर ये बनेगा। किस लिए काम करेगा? ये टाइगर प्रोटेक्शन या फिर जो बिग कैट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। तो जो बिग कैट्स कौन सी होती हैं, 7 मेजर बिग कैट्स जो हैं उनके बारे में हम ये देखेंगे। इनको आप ध्यान रखिए, रटना नहीं है, जस्ट एक ध्यान रखिए इन्हें कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता। पूमा और जैगुआर को क्यों हाईलाइट किया है ये हम नीचे देखेंगे। तो ये 7 मेजर बिग कैट्स हैं, इनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इंडिया ने प्रपोज किया है। अब ये जो इसकी मेंबरशिप है ये 97 रेंज कंट्रीज़ के लिए ओपन होगी और अदर कंट्रीज़ या फिर एनजीओज़ या फिर अलायंसेस के लिए भी ओपन होगा जो इसमें अपना पार्ट लेना चाहता है। तो 97 रेंज कंट्रीज़, तो ध्यान रखना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम 7 बिग कैट्स को ध्यान रखेंगे एक तो, और ये बात ध्यान रखेंगे कि इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जो कि टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता को वाइल्ड में पाया जाता है। अब यहाँ समझिए कि पूमा और जैगुआर इंडिया के पास नहीं है, इसलिए यहाँ हमने इसको हाईलाइट किया था, ध्यान रखने वाली बात है। अब इस अलायंस में आने के बाद इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि वो पूमा और जैगुआर को भी चीता रीइंट्रोडक्शन की तरह इंडिया में वाइल्ड में ला पाएँ। तो ये इंडिया का यहाँ पे मेन मकसद है। इसका रोल क्या होगा? इसका रोल यही होगा कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, बेंचमार्क प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, रेंज कंट्रीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए और एक रिसोर्स की रिपोजिटरी बनाने के लिए, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस क्रिएशन आसानी से हो पाए। ये पॉइंट्स हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं या फिर हम प्रीलिम्स के ऑप्शंस में इनको पा सकते हैं कि इस अलायंस का रोल या फिर प्रोविजंस क्या होंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का या फिर कोई बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, उसमें पूछें कि व्हाट विल बी द रूल्स या फिर व्हाट शुड बी द रूल्स ऑफ दिस फॉलोइंग अलायंस, तो हम ये पॉइंट्स एज इट इज़ वहाँ लिख सकते हैं। दिस वुड बी कॉमन टू ऑल अलायंसेस, है ना। उसमें हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में एक आर्टिकल है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट हाउ इंडिया की जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। जबकि कोविड पेंडेमिक हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो, उसके बाद भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम एक डेटा देख लेते हैं कि जो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है मर्चेंट और सर्विसेज कंबाइंड करके, इट ग्रू अराउंड 17.33% टू $641 बिलियन 2022-23 में कंपेयर टू सेम रेट लास्ट ईयर। इतना परसेंट ग्रोथ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये हम अपना इंट्रोडक्शन में डाटा कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कैसे हो पाया? जो हमारी वेल क्राफ्टेड ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं और उनका एफिकेशियस इम्प्लीमेंटेशन है। ये वर्ड यहाँ पे हाईलाइटेड इसलिए हैं क्योंकि ये की वर्ड्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को अपने यूज़ में लेके आते हैं और अपने आंसर्स में लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक आंसरिंग स्टाइल। हम न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ते हैं, यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। हमें ये कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि हमारे आंसर्स को मोर ब्यूरोक्रेटिक बनाते हैं और हमें मार्क्स गेन करवाते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें करना क्या है ऑफिसर्स बनने के बाद, यही हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग करनी है। तो यहाँ समझिए, ये अगर आप कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे तो आपके आंसर्स और अच्छे निखर के आएंगे। तो हमें पॉलिसी इंटरवेंशंस करी, उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया है, एक इकोसिस्टम बनाया है कंड्यूसिव एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन करने के लिए
जो कंसेप्चुलाइजेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हैं बहुत सारी स्कीम्स का, वो किया गया है। कुछ स्कीम्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये हम प्रीलिम्स में या मेंस में दोनों जगह लिख सकते हैं, दोनों जगह देख सकते हैं कि आ जाए प्रीलिम्स में क्वेश्चन, MAI, रोड टैप, TIES, दीज इंटरवेंशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम बता सकते हैं कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंटरवेंशंस हैं ये। अब एक केस स्टडी देख सकते हैं यहाँ पे, केस स्टडी टू बी मेंशन इन द मेंस आंसर, कि किस तरीके से जो टॉय एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में वो ₹1017 करोड़ तक बढ़ गए 2022 में, जो कि मात्र 167 करोड़ थे 2013 में। सो इतना हमने जो अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइटलाइज किया है, रिवैम्प किया है, जिससे एक्सपोर्ट में इतना भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इंडिया ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि अब वो अपने आप को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। ये कैसे हो पाया कि जो हमारे FTAs हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो हमने लाइक माइंडेड नेशंस के साथ अलाइन होके बहुत ही तेज़ रूप से हमें उन्हें अंजाम दिया है। जैसे कि UAE के साथ हो, मॉरिशियस के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो FTAs हमारे काम आए हैं। अब इसमें एक PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है इसके बारे में समझना, कि इस स्कीम ने ना केवल इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि जो उसका ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, काफ़ी गहरा जा रहा था, उसको भी शॉर्टन करने का या फिर कर्टेल किया है। जो बर्जनिंग ट्रेड डेफिसिट था इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि PLI कितने सेक्टर्स के लिए अभी चल रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इट इज़ अबाउट इंडियाज़ माइग्रेंट नंबर्स। हम इकोनॉमी या सोसाइटी की तरफ से इसको देख सकते हैं। ज़्यादा इस कुछ आर्टिकल में नहीं बताया है, आगे कुछ और फॉलोअप आर्टिकल्स आएंगे तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अपने इंट्रोडक्शन के लिए या कंक्लूजन के लिए एक डेटा उठा सकते हैं कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 45.36 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, जो कि 37% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बनाता है। तो समझिए 2022 या 3 में ये डाटा कितना होगा। जब सेंसस निकल के आएगा तो हम इसको अच्छे से और पढ़ पाएंगे। और ये जो डेटा था वो इंक्लूड करता है बोथ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स और माइग्रेंट्स विद इन ईच स्टेट को। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हम अपने किसी भी माइग्रेशन के कोई क्वेश्चन आए मेंस में, उसको हम आंसर में इंट्रो दे सकते हैं इसको। फिर एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो हम यहाँ से रिपोर्ट एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन भी निकल के आता है एक, कि वर्किंग रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। उसने बताया कि 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरे इंडिया में, वो 25% टोटल मेल आउट माइग्रेशन के लिए कॉज बनते हैं, जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यूपी के हैं लोन, 6 बिहार के और 1 उड़ीसा का। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया माइग्रेंट से रिलेटेड, इन्हें हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हुए कोर्ट मार्शल या फिर डिफेंस लॉ की नज़र से देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि हम अफ्स्पा पढ़ते हैं, वैसे ही कोर्ट मार्शल के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जिसका फर्स्ट स्टेज होता है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करना होता है, एंड इट इज़ सिमिलर टू द FIR इन द सिविलियन केस। प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन देख सकते हैं इसको, कि FIR और कोर्ट मार्शल को या फिर सिविलियन केसेस को कोर्ट मार्शल से रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो एस्टैब्लिश कर होने के बाद इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट को, बट ध्यान रखने वाली बात, वो कैनॉट अवॉर्ड अ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं कर सकता है। अब मेजर डिफरेंस कहाँ आता है सिविलियन केस के साथ कोर्ट मार्शल का। जैसा कि हमने देखा है कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट जो है, जो मजिस्ट्रेट है वो अनाउंस करता है सेंटेंस ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद, लेकिन कोर्ट मार्शल में जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो रिकमेंडेशंस के फॉर्म्स में दी जाती हैं टू द कमांड कंसर्न। जैसे कि अगर जो एक आर्मी जवान है, आर्मी ऑफिसर है, वो नॉर्दर्न कमांड से रिलेटेड है, नॉर्दर्न कमांड के अंडर सर्विस में है, तो उसके जो नॉर्दर्न पेरेंट कमांड है, नॉर्दर्न कमांड, उसके पास वो रिकमेंडेशन जाएंगी और वहाँ पे लीगल वेटिंग होगी उसकी। लीगल वेटिंग मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा उसका दोबारा से, और उसको चांस दिया जाएगा कि वो अपने आप को पेटिशंस के द्वारा, प्री कन्फर्मेशन पेटिशन या फिर पोस्ट कन्फर्मेशन पेटिशन के द्वारा, उसको अक्यूज को एक चांस मिले अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। लेकिन जो पोस्ट कन्फर्मेशन पेटिशन होती है, ये सिर्फ
गवर्नमेंट को फाइल कर सकता है वो, क्योंकि इस दौरान मतलब कि कोर्ट मार्शल होने के बाद भी एक पोस्ट कन्फर्मेशन पिटिशन दे सकता है वो, लेकिन वो जाएगी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि अब वो कोर्ट मार्शल होने के बाद ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस एंड हिज रैंक्स आर रिमूव्ड, ही इज़ अ सिविलियन नाउ। तो ये कुछ बातें थी ध्यान रखने की कोर्ट मार्शल में। इनके ह्यूमन वायलेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम आगे कभी और कोई आर्टिकल आएगा तब करेंगे। यहाँ हमें इतना ही समझना था कि कोर्ट मार्शल को कैसे क्या होता है उसमें, और सिविलियन केसेस से कैसे डिफरेंट होता है वो। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैप्पी होली टू ऑल।